उनमें से बहुत सिंपल वाले भी हैं और कुछ टफ वाले भी हैं, तो मैंने वो वीडियो लगाई है। स्टिल अगर समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन मुझे भेजो कौन कौन से। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। जी, सबसे पहले एना के क्वेश्चन काफ़ी देर के आए हुए थे, तो पहले हम उनको कर लेते हैं। एना, आपने 2 क्वेश्चन सिर्फ भेजे हैं? नहीं, ज़्यादा है। ऑलराइट जी। और ये जो मार्क्ड ऑप्शंस हैं ये ठीक है, ऐसे ही है बेटे? अच्छा, ये जो आवर्स वाला था ना बेटे, इस पे तो इतनी डिबेट हुई थी हमारे टीचर्स के ग्रुप में भी। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है, तो ये अब दोबारा नहीं आने वाला। उनको बहुत क्रिटिसिज्म किया था, so इसकी फिक्र छोड़ो, ठीक है? आवर्स वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आपको नंबर ऑफ गुड्स कितना पर वर्कर वो बना सक रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। एंड द इनकम टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री हैज टू एलिमेंट्स। पहले 20,000 ऑफ अर्नड इनकम इज नॉट टैक्स्ड, प्रोग्रेसिव लग रहा है। एनी इनकम अर्नड अबव 20,000 is taxed at 20%. What would be a correct description of this tax structure? Option A ही ठीक है, progressive tax on incomes of more than 20,000. समझ आ गया है ना, या कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं नहीं, देखो, पहले 20,000 को छोड़ा हुआ है उन्होंने, अबव 20, ये वो कह रहा है। आप समझ आई बात? यस। कोई मसला नहीं, कहाँ पे है, कहाँ गया? व्हाट्सएप पे होना चाहिए, हाँ व्हाट्सएप पे खोला हुआ था ना। सो लेट मी गेट टू द व्हाट्सएप जी। अच्छा, अब एक बार बाकी सारे रिजेक्ट करवाता हूँ पहले आपको, उसके बाद बात करते हैं। मुझे बताएं इन जनरल, अगर आप इस बात को छोड़ें कि 20,000 से ऊपर है, ये प्रोग्रेसिव है कि नहीं? पहले 20,000 वालों को छोड़ा हुआ है, उसके बाद इनकम लगा रहे हैं, इनकम गैप्स कम कर रहा है ना, तो ये प्रोग्रेसिव हो गया। लेट्स सी बाकी बी, प्रोग्रेसिव टैक्स थ्रू आउट द होल रेंज ऑफ इनकम, है ना? ये रिजेक्ट होता है ना? होल रेंज ऑफ इनकम पे प्रोग्रेसिव है कि नहीं, मुझे बता। नहीं है, क्योंकि यार कौन बच्चा आ रहा है यार, मुझे नजर भी नहीं आ रहा कि कहाँ है कहाँ। चले मैं इधर से इनको एंटर करता हूँ। अनुष्य, राइट। सो बैक टू द क्वेश्चन जी। सी, अ प्रोपोर्शनल टैक्स ऑन इनकम, ये अक्सर बच्चे चूज कर जाते हैं कि जी 20,000 से ऊपर इनकम के लिए ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, ऐसे ही है ना? इज दैट द कंफ्यूजन? ये डी में तो मसला नहीं, रिग्रेसिव ये बिल्कुल नहीं है। देखो मेरा बेटा, 20,000 से जैसे ही आपकी इनकम ऊपर गई, 20% टैक्स आपको देना पड़ गया, प्रोग्रेसिव नेचर हो गई। समझ रहे हैं? जैसे ही आप उस ब्रैकेट में आए, उसके नीचे आप टैक्स नहीं दे रहे थे, इसलिए प्रोपोर्शनल नहीं। यस, उन्होंने मोर देन 20,000 लिख के कंफ्यूज किया है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है हर सूरत में, ना प्रोपोर्शनल ना रिग्रेसिव है, और थ्रू आउट द होल इनकम नहीं है। 20,000 के ऊपर जैसे आप गए, तब आप प्रोग्रेसिव रेंज में एंटर होंगे, बस ये याद रखिएगा। समझ आया ना, कि थोड़ा सा और बता दूं? एनीबडी एल्स जी? एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी बेटे। अमाउंट बढ़ती जाएगी लेकिन रेट नहीं बढ़ेगा। बात फॉलो कर रहे हैं आप? नहीं नहीं बेटे, प्रोग्रेसिव में इनकम के साथ रेट बढ़ता जा रहा होता है। टैक्स रेट वाई एक्सिस पे, इनकम एक्स एक्सिस पे, वो ऊपर स्लोप करता है। प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट रहता है, हर इनकम पे सेम रेट। ओके, चले इस क्वेश्चन को अब खत्म करते हैं, वापस आ जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ। लेट्स गो जी, दिस वन। ओ, ये तो वही क्वेश्चन है। अच्छा, ऊपर वाला, हाँ मैंने कहा वो तो नहीं आएगा आपको, आवर्स वाले से गलत बना था। लेट्स सी। एना ने वैसे क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे वाले भेजे हैं। ये देखिए जी, डायग्राम शोज द इनकम टैक्स सिस्टम अडॉप्टेड बाय अ कंट्री। जरा इसको अब थोड़ा इंटरप्रेट करें। वाई एक्सिस पे है टैक्स पे, वाई एक्सिस पे है टैक्स पे, और एक्स एक्सिस पे है पर्सनल इनकम। जीरो से लेके Y1 तक ये लोग कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे। Y1 पे जैसे इनकम गई, एक सर्टेन लेवल ऑफ टैक्स आया,
और फिर Y2 तक वही रेट रहा। Y2 के बाद दोबारा टैक्स रेट बढ़ा। तो मेरा बेटा हम इसको अगर तसल्ली से देखें तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट आर द एवरेज एंड मार्जिनल रेट्स ऑफ टैक्स एज इनकम राइजेस। एवरेज क्या होती है? टोटल टैक्स ओवर टोटल इनकम। और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? चेंज इन टैक्स ओवर चेंज इन इनकम, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा जो मार्जिनल है वो तेजी से बढ़ेगा और एवरेजेस स्लो बढ़ेंगी। मसलन मैं आपको पहले एक बेसिक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। दो बंदे थे, एक की एज थी 20, ठीक है। दूसरे की हम एवरेज और मार्जिनल में आपको फर्क बता रहा हूँ। 20, दूसरा जब आया उसकी एज थी 50। अब एवरेज 20 प्लस 50 70 डिवाइड बाय 2 35 पे गई ना, 20 से 35। जबकि मार्जिनल 20 से सीधी 50 पे गई। तो हमेशा मार्जिनल जंप ज्यादा होंगे कंपेयर टू एवरेज, ठीक है। यही काम टैक्सेस में भी होता है। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स वो कह रहा है जी डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कांस्टेंट, ठीक है। एक मिनट, कांस्टेंट कैसे है? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। आर यू श्योर ये आपने सही मार्क्स स्कीम से चेक करके दिया है ना? नहीं, ग्रुप पे चेक ना किया करो, इसको प्लीज रीचेक करके अभी मुझे बताओ। अगर है तो इसका भी एक है सोल्यूशन, लेकिन बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके हो रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखो मार्जिनल तो बेटे, इसका असल आंसर मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए? मार्जिनल रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छे से इंक्रीज का कहीं भी नहीं दिया। एक सेकेंड यार, ये बच्चे जो लेट आते हैं ना, ये बड़ी बड़ा है। अच्छा, एनीवेज बैक टू द क्वेश्चन। देखें, जीरो से वाई तक कोई टैक्स नहीं है, फिर एकदम से टैक्स बढ़ा है, ठीक है, एक सर्टेन रेट ऑफ टैक्स आया। फिर Y2 पे फिर टैक्स बढ़ा है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, हाँ, बराबर राइज है दोनों। देखो दोनों ये जो राइजेस हैं बराबर हैं, तो मार्जिनल रेट कांस्टेंट है। पहले भी शायद 10% बढ़ाया, फिर अगले स्लैब ऑफ इनकम पे मजीद 10% बढ़ा दिया, ठीक है। तो मार्जिनल रेट कांस्टेंट है इनकम चेंज के हिसाब से, अगर आप देखें ना प्रोपोर्शन, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया या। और जो आपका एवरेज रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए इनकम ज्यादा बढ़ रही है और टैक्स का रेट थोड़ा बढ़ रहा है। कुछ बात समझ आ रही है? टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स देखो बेटे, इनकम देखो Y1 से Y2 वाला एरिया ज्यादा बढ़ा है या Y1 से जो हाइट आई है टैक्स की वो ज्यादा बढ़ी है? हाँ, ये चेक कर, किसी को समझ ना आया हो, ये ग्राफ वाले जरा मुश्किल होते हैं। सही आंसर है, आपने जहां से भी लिया था बिल्कुल सही आंसर है बेटे। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? एवरेज रेट कांस्टेंट नहीं है, पढ़ो जरा, एवरेज रेट डिक्रीज हो रहा है। मुझे मुझे बताओ, Y1 से Y2 इनकम गई, ये ज्यादा बढ़ी है या टैक्स का रेट ज्यादा बढ़ा? नहीं 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 नहीं, आप इंटरप्रेट करो। Y1 टू Y2 का डिस्टेंस देखो और Y1 से ये देखो, कौन सा ज्यादा बढ़ा है? इनकम ज्यादा बढ़ रही है, टैक्स का रेट थोड़ा बढ़ रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज होगा। मार्जिनल कांस्टेंट है क्योंकि दोनों बार सेम हाइट पे गया। आर यू गेटिंग इट? अगर वो बड़ा क्लाइंब होता तो मार्जिनल रेट बढ़ रहा होता। आर यू क्लियर जुर्वा? चले, अब एना के क्वेश्चन तो हो गए खत्म, क्योंकि उन्होंने काफी देर के भेजे हुए थे। ये एना और क्वेश्चन है कोई? अच्छा है, ठीक है, ये भी है। इन्होंने भी चुन के क्वेश्चंस भेजे हैं माशाल्लाह। चले, लेट्स सी। Diagram has three lines that show the value of an economy's exports, imports and trade balance between 11 and 19। 2011 और 19 के बीच में उन्होंने तीन लाइंस लगाई हुई हैं। अच्छा, अब कौन सी क्या है, लेट्स सी। अच्छा, हमने खुद लेबल करने। लाइन वन, वैल्यू इकोनॉमिक एक्सपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस बिटवीन। अच्छा, ट्रेड बैलेंस का भी हम, अच्छा हमें सारे देखने पड़ेंगे। चलिए करेक्ट ऑप्शन पहले चलते हैं। एक्सपोर्ट्स लाइन वन, ठीक है, डिफरेंट रेट्स पे लेकिन मुसलसल पहले से बढ़ रही हैं, पॉजिटिव जा रही हैं, ठीक है जी, हमेशा पॉजिटिव ही जानी चाहिए। टू इंपोर्ट्स नहीं हो सकती बिकॉज वो नेगेटिव हो रहा है। 200% ट्रेड बैलेंस है,
बिकॉज ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या हम इंपोर्ट्स वापस भेज सकते हैं पहले खरीदी हुई? नहीं। एक्सपोर्ट्स क्या बाहर वाले में वापस भेज सकते हैं खरीद के? नहीं। तो 1 और 3 आइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगी। ट्रेड 1 और हाँ 3 ट्रेड बैलेंस 100% 2 होगा। तो इसमें फिर लाइन 1 एक्सपोर्ट्स दे रहे हैं, लाइन 3 इंपोर्ट्स दे रहे हैं, ट्रेड बैलेंस 2 बन रहा है क्योंकि वो नेगेटिव में जा रहा है। उससे पता लगा वो बैलेंस की लाइन थी, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की नहीं हो सकती। समझ आ गया मेरे बच्चों या कंफ्यूजन है कोई? नहीं, इंपोर्ट वाली आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी। अभी देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने करवाया हुआ है पहले। अब देखो, अगर हम लाइन 1 को एक्सपोर्ट मानते हैं और लाइन 3 को इंपोर्ट मानते हैं, लाइन 1 को एक्सपोर्ट मानते हैं और 2 को, 2 तो ट्रेड बैलेंस है, 3 को इंपोर्ट मानते हैं। 2011 में क्या इंपोर्ट ज्यादा हो रही है अब्दुल अहद? यहाँ देखो, डॉटेड लाइन 3 इंपोर्ट है, हार्ड लाइन 1 एक्सपोर्ट है। क्या ट्रेड बैलेंस नेगेटिव हो रहा है? अब्दुल अहद नहीं समझ आ रही मेरी बात? क्या ज्यादा है बेटे? कौन सी लाइन ऊपर है ये बता दो। 3 जो इंपोर्ट्स है वो ऊपर है या 1 एक्सपोर्ट वो ऊपर है? इसका मतलब है ट्रेड बैलेंस नीचे देखो नेगेटिव हो गया। तो कंफर्म हो गया कि इंपोर्ट लाइन 3 है। समझ आ गया? और एक्सपोर्ट लाइन 1 है क्योंकि बाकी हर जगह पे ट्रेड बैलेंस जो 3, जो हमारी लाइन 3 है ना, लाइन 2 है, बाकी हर जगह पे सरप्लस है क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। इस एंगल से भी देख सकते हो। और 200% ट्रेड बैलेंस वाली लाइन है क्योंकि वो नेगेटिव में जा रही है। अब बच्चों समझ आया कि नहीं? आर यू गिविंग अप ऑन द क्वेश्चन गाइस या समझ आ गया? गुड। एना ने भी सर चकराने वाले क्वेश्चन दिए, खत्म हो गए जी। अब लेट्स गो टू क्रेसेंट। है कोई क्वेश्चन है या वैसे ही बातें हो रही हैं आप लोगों की? अच्छा, ये है कुछ क्वेश्चंस। जायान ने भेजा, अच्छा मैंने तो उसका आंसर भी भेज दिया। चलें क्लास को भी करवाते हैं, आंसर क्वेश्चन इतने आए नहीं हैं। नंबर 28। In 2012, Indian government stated that it aimed to reduce the budget deficit to 5%, 5.1% of GDP. बजट डेफिसिट अपना कम करना चाह रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। Which policy is most likely to help this aim in short run? डिक्रीज इन इंपोर्ट टैरिफ से तो बजट मजीद डेफिसिट होगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हो जाएगा इंपोर्टेड गुड्स के टैरिफ से। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हैज नथिंग टू डू विद बजट, ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, फिस्कल का हिस्सा ही नहीं है। इंक्रीज इन सेल ऑफ स्टेट ओन्ड एसेट्स 100%, गवर्नमेंट अपने बिजनेस बेच रही है तो उनको रेवेन्यू आएगा, बजट डेफिसिट कम हो जाएगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट पेंशन, ऑप्शन डी भी गलत है, पेंशन ज्यादा दोगे तो बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जायान आपको क्लियर हुआ? उनका शायद माइक नहीं चल रहा। लेट्स मूव ऑन। हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंक्रीज अ कोटा ऑन इंपोर्टेड गुड, ये मैंने पहले करवाया था जायान। इंक्रीज अ कोटा बच्चे क्या मतलब है? प्रोटेक्शन कम कर रहे हैं। पहले 100 गाड़ियां अलाउड थी, अब 500 अलाउड है, कोटा बड़ा कर रहे हैं। सो व्हाट इज लाइकली टू हैपन? डिमांड फॉर गुड विल फॉल। नहीं, कोटा बढ़ाया ज्यादा आएगी, द गुड विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, ये 100% सही बात है। गवर्नमेंट्स रेवेन्यू विल डिक्लाइन। टैरिफ्स और कोटास, कोटा भी लाइसेंस बेच के रेवेन्यू लिया जा सकता है तो ये 100% नहीं है। विल बी मोर ऑफ इम्पोर्टेड गुड, ये बात भी ठीक है। तो बी और डी में से मैं डी लूंगा बिकॉज ये बात कंफर्म है कि मोर आएगी। इम्पोर्टर्स प्राइस बढ़ाएं, अक्सर बढ़ा देते हैं सप्लाई कम होने की, इसमें सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम होगी, कोटा बढ़ाया है। सो डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। सब बच्चों को समझ आया? मैं एक बार उल्टा बोल गया था, दोबारा बता दूं या सबको क्लियर है? Okay, wonderful. Let's now move on to another question. Oops, oops, oops. मैं कहाँ चला गया हूँ? अच्छा, ये तो दुर्वा का एक मैसेज है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कोई खास क्वेश्चन भेजे नहीं है। यस, राबी, राबी में कुछ शहरियार ने भेजे हैं। लेट्स सी। 700 मैसेजेस। अच्छा देखें जी। हाँ शहरियार, ये अच्छा क्वेश्चन है।
ये भी एवरेज एंड मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेस पे आप। हाँ, जुर्मा ने भेजे। ओके ओके, फाइन फाइन, एज लॉन्ग एज यू गाइस हैव सेंट इट। और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ही है, कोई इशू नहीं है। द ग्राफ शोज एन इंडिविजुअल्स इनकम बिफोर एंड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा जी। अब what is the marginal rate of income of tax between 0 and 10,000 and between 10,000 and 20,000 income? 0 से 10,000 income before tax, 0 to 10,000 income after tax, 10,000 की 10,000 ही है। इसका मतलब है कोई टैक्स नहीं है, जीरो जीरो की ऑप्शन ठीक है। अगले 10,000 पे इनकम बिफोर टैक्स 10 से 20 गई, और इनकम आफ्टर टैक्स 10 से 17,500, यानी 2500 टैक्स में ले लिया गया। तो 2500 मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला, चेंज इन टैक्स कितना हुआ है, 2500 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम 10,000 इंटू 100, 25%, ऑप्शन बी। ये सबको क्लियर हो गया जुर्वा, स्पेशली आपको? दोबारा बता दूं? अच्छा, आप कौन है बेटे? फासिया? फासिया बताओ, इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे इनकम आफ्टर टैक्स है और एक्स एक्सिस पे इनकम बिफोर टैक्स। 0 से 10,000 तक जब इनकम बिफोर टैक्स गई है, तो आफ्टर टैक्स इनकम पे कोई असर आया? तो इसका मतलब है 0 से 10,000 तक जीरो टैक्स था। तो 0%, 0%, ऑप्शन ए और बी बच गई। क्लियर ऑन दैट? यहां तक फासिया क्लियर है? आई थिंक यू सेड यस। अच्छा, अगले 10 पे देखो, 10 से 20,000 इनकम गई, लेकिन टैक्स के बाद की इनकम 17,500 थी। तो कितना टैक्स लिया गवर्नमेंट ने नेक्स्ट 10,000 में से? नो, 10,000 इनकम बढ़ी, और इनकम आफ्टर टैक्स यानी 20,000 की जगह 17,500 रह गई। तो कितना टैक्स लिया? 20,000 में से 17,500 माइनस करो ना, 2,500। ठीक है। हाँ, चेंज इन टैक्स 2,500 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम 10,000 इंटू 100, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स 25%, ऑप्शन बी। अब मेरे बेटा समझ आया या अभी भी नहीं? बताओ मुझे, कोई मसला नहीं है। श्योर श्योर श्योर। श्योर बेटे श्योर। अब्दुल, अपना अब्दुल भाई, हाथ देखो। पहले वाला समझ आ गया ना कि 10,000 इनकम, 10,000 ही बची तो कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। 10 से 20 तक जब इनकम गई है, इनकम आफ्टर टैक्स कितनी कम हुई है? इनकम आफ्टर टैक्स 10,000 से 17,500 पे गई, जबकि उसकी इनकम 10,000 से 20,000 पे गई है। तो गवर्नमेंट ने कितना पैसा ले लिया टैक्स में? 2,500 एडिशनल 10,000 से लिया। सो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज चेंज इन टैक्स 2,500 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम 10,000 into 100, 25%, ऑप्शन बी। Anyone जी? Any such questions? Anyone else? आप कौन है? है ना, आपने बताया नहीं जब मैंने खत्म कर रहा था। चले मैं अभी इनके देख लूं। ये देखें, ये वही क्वेश्चन है जो आपने, नहीं अलग है। Oops. A government imposes an income tax on individuals. The first 100,000 of earned incomes is taxed at a rate of 20%, and all further income above 100,000 is taxed at a marginal rate of 50%. Which statement is not valid? ठीक है। लेट्स सी, पहले लाख के ऊपर 20% टैक्स था, ठीक है। उसके अगले लाख के ऊपर 50%। सो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स 20 से 50 पे गया। एवरेज रेट ऑफ टैक्स 20 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 लाख, टू जो सम्स हैं, तो 35%। एवरेज इनकम टैक्स रेट इज 20% एट एन इनकम ऑफ 80,000 एंड 35% एट इनकम ऑफ 2,000। 2,000 वाली बात तो बिल्कुल सही है, 35% है। 20% एट द इनकम ऑफ 80,000, हाँ 80,000 तक इनकम थी तो 20% होगा। ये ऑप्शन ए ही सही है। सबको समझ आ गई बात? ओह, नॉट वैलिड। यार इसकी सही ऑप्शन क्या थी? मैं बहुत टाइम लग जाएगा, मैं जल्दी से इसको देख तो लूँ ना। इसकी सही ऑप्शन भेजी हुई है आप लोगों ने कि नहीं? मैंने कहा था ऑप्शंस भेजिएगा। बहुत देर। क्या? बी?
let's देखते हैं। टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम फॉर इनकम्स अबव 100,000। पूरा टैक्स ही डायरेक्ट है क्योंकि इनकम टैक्स है, तो ये वाकई नॉट वैलिड है। समझ आ गई? नॉट वैलिड तो ये भी है, टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स फॉर इनकम अबव 100,000। बाकी सारी भी तो वैलिड है, लेकिन चले देखते हैं। टैक्स इज रिग्रेसिव व्हेन इनकम्स चेंज फ्रॉम बिलो टू अबव 100,000। टैक्स इज रिग्रेसिव व्हेन इनकम्स चेंज फ्रॉम बिलो टू अबव 100,000। हाँ, ये नॉट वैलिड है क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स है। मैं बी भी देख लेता हूँ, टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स फॉर इनकम्स अबव 100,000। बात तो सही है, 100,000 के ऊपर भी डायरेक्ट है, चले इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। डी ऑप्शन 100% नॉट रिजेक्टेबल। टैक्स इज रिग्रेसिव व्हेन इनकम चेंजेस फ्रॉम बिलो टू अबव 100,000। ये बिल्कुल गलत बात है, प्रोग्रेसिव है, अगले 100,000 पे 50% टैक्स है। समझ आ गया बच्चों? ह्यूज बेटे। प्रोपोर्शनल मींस ऑल इनकम सेम रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ऑल इनकम लेवल्स। प्रोग्रेसिव मींस हायर द इनकम हायर द रेट ऑफ टैक्स, जैसे इसमें हो रहा है। मैंने सारी करवा दी है। अच्छा, सी, टैक्स इज प्रोपोर्शनल टैक्स फॉर इनकम बिटवीन 20 एंड 40। यस, पहले लाख के ऊपर 20% टैक्स था, तो 20 और 40 की इनकम के बीच में कोई टैक्स रेट चेंज नहीं होगा। हर बंदे को, 20 वाले को भी और 40 वाले को भी सेम टैक्स रेट देना पड़ेगा। ए रिजेक्ट करवाऊँ? अच्छा, वो सही इन्फॉर्मेशन है ना। एवरेज इनकम ऑफ टैक्स रेट इज 20% एट द इनकम ऑफ 80,000। जी, हाँ, 1 लाख से नीचे नीचे जो भी है वो 20% टैक्स देगा। एंड 35% एट इनकम ऑफ 200,000। अब जरा टोटल मैं आपको बताता हूँ। पहले लाख पे 20% टैक्स था, कितना टैक्स गया? 20,000। अगले लाख पे 50% यानी 50,000। टोटल अमाउंट 70,000। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स ओवर इनकम इंटू 100, 70,000 over 200,000 into 100, 35%। समझ आ गया बेटे? बेटे सी में वो क्या कह रहे हैं, पहले लाख तक मुझे बताओ टैक्स रेट क्या है। स्टेटमेंट के मुताबिक पहले 100,000 में कितना टैक्स है? तो 20,000 इनकम हो या 40,000 इनकम हो या 60 या 80, प्रोपोर्शनल है इस पूरी रेंज के अंदर। एक ही रेट दे रहे हैं सब। क्या? करेक्ट जी मेरा बेटा। अब आप लोगों ने फिर ऑप्शन नहीं भेजी, लेकिन चलें इसको करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम शोज द मार्केट फॉर हीटिंग ऑयल। If the government introduces a production subsidy, how will the financial benefit be shared between consumers and producers? अब मेरे बेटा इसका हल क्या होता है मैं आप सबको बता दूं, ताकि आप लोगों को आइंदा मसला ना आए इसमें। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूं बड़ा सा करके, ताकि आप लोगों को मैं ये ड्रॉ करके दिखा के समझाऊं। स्क्रीन, और यहाँ पे आ गया वर्ड। इसको मैं जल्दी से आपके लिए यहाँ पोस्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये हमेशा के लिए, इसमें कभी गेस ना कीजिएगा, इसमें हमेशा ड्रॉ कीजिएगा। आई कीप टेलिंग किड्स एंड दे डोंट डू इट। जी, जब सब्सिडी आएगी, सप्लाई कर्व थोड़ा सा कम शिफ्ट कर दिया मैंने, राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा और प्राइस ये हो जाएगी। अब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। ऊपर वाला प्रोड्यूसर बेनिफिट, नीचे वाला कंज्यूमर बेनिफिट। जितनी प्राइस गिरी थी, किसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है? तो ऑप्शन जो भी इसमें सही होगी, अभी वापस जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, मेजॉरिटी विल गो टू प्रोड्यूसर। जैसे ही आपने ड्रॉ किया, शक वाली बात ही खत्म होगी। ओह, शक वाली बात ही खत्म होगी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अगेन व्हाई यू आस्किंग मी? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जुर्वा इसका हल देखो। व्हाई आर यू रिलाइंग ऑन मी एट दिस स्टेज? ये देखो, ओहो मैंने दोबारा वो लगा दिया, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक आपके लिए बनाना था। ये देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, तो साइंस है यहाँ पे ना। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का बोला ना, ये लगा दिया हमने।
आप नॉर्मल डिमांड कर्व लगाएं, ये इक्विलिब्रियम था बिफोर टैक्स, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, पूरा का पूरा बेनिफिट किसको गया? कंज्यूमर, जो प्राइस बढ़ी, गिरी। इसमें तो बेटे पूछने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट ड्रॉ एंड यू विल नो हु इज बेनिफिटिंग, हु इज नॉट, या हु इज बेनिफिटिंग मोर। समझ आ गया जी? एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस रिगार्ड? बैक टू द सॉरी क्वेश्चन डेटा। अब आप लोगों ने ऑप्शन नहीं भेजी, हमारी क्लास स्लो हो रही है बहुत। ये, in an attempt to reduce crime, a government introduces a subsidy on the production of burglar alarms, but sales rise very little. Which possible characteristics of the good would lead to this outcome? पीडी क्या होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने प्राइस कम की है लेकिन सेल्स बहुत कम बढ़ी, लो। और पीईएस क्या होनी चाहिए कि फर्म्स जो हैं वो सप्लाई, सोचें, इनइलास्टिक, लो। तो ऑप्शन डी, ना सप्लाई वो बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, सब्सिडी के रिजल्ट में, और ना ही इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, इनइलास्टिक होना चाहिए। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? ओके। A specific tax is imposed on a product for which the elasticity of supply is zero. Which statement is correct? अब तो आपको आंसर आ गया होगा बेटे। Perfectly inelastic. The burden of tax will fall entirely on consumer. अगर अभी भी शक है, जुर्वा ड्रॉ करके दिखा दूं? किशोर आपका ये, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, लेट्स मेक इट। जी, कौन सी सिचुएशन थी? अभी बना के देखते हैं, इसमें तो शक वाली बात ही कोई नहीं ना। जीरो पी, ऐसे भी देखते हैं। ये हमारे पास आ गया जी। अब मेरे बेटे, आपने एक परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व लगाया, नॉर्मल डिमांड कर्व लगाया, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बनाई, सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हुई, प्राइस बढ़ी, सारा बर्डन कंज्यूमर पे गया। कुछ बात समझ आ रही है? इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं आपको बार बार बताता हूं, जितनी इनइलास्टिक डिमांड, बर्डन कंज्यूमर पे, ठीक है जी। जितनी इलास्टिक डिमांड, उतना बर्डन ज्यादा प्रोड्यूसर पे। जितनी इनइलास्टिक सप्लाई, बर्डन ज्यादा कंज्यूमर पे। जितनी इलास्टिक सप्लाई, बर्डन ज्यादा प्रोड्यूसर पे। समझ आ गया? अब वापस चलते हैं जी, मैंने कहाँ रखे हुए थे ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जी। A subsidy is given to producers of a good with perfectly elastic demand. मैं ख्याल में बेटे अब आपको ये समझ आ चुका होगा। Shall I move on from these questions? Yeah? अब और तो नहीं थे ना कोई? ये देख लेते हैं। Diagram shows PPC curve for an economy producing X and Y good, ठीक है। Given the production possibility curve, one way in which consumption at point R could be attained would be to, हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हो सकती है। R हमारे PPC से बाहर है, सो एट पॉइंट P एक्सपोर्ट 2Y, इम्पोर्ट 3X। अभी देख लेते हैं इस तरह है कि नहीं। 2y 3x। एक मिनट जी, अब ये देखो बच्चा इस वक्त आ रहा है, क्या पता नहीं करने आ रहा है। अब्दुल्ला से लुक एट योर टाइमिंग मेरा बेटा, कम ऑन टाइम। जी, वापस चलते हैं जी बेटे। एट पॉइंट P एक्सपोर्ट 2y एंड इम्पोर्ट 3x। बिल्कुल ठीक है। आप बना रहे थे 8y उसके ऊपर और 6x। अब आपने दो गुड अपना एक्सपोर्ट्स कर दी, ठीक है, वो बच गई 6, और इंपोर्ट की 3, वो आ गया 9। पॉइंट आर पे देखें, 6 गुड वाई, 9 गुड एक्स। जुर्वा क्लियर हो गया? बाकी कोई कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा बच्चे। आई नीड योर आंसर। नहीं क्लियर तो दोबारा बात करूं। एनीवन एल्स जो सेंट, उसको प्रॉब्लम आ रही है?
समझ आ गया? चलें, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वाला। ओए, ये भी बड़ा बुरा क्वेश्चन सीआई ने बनाया था, मैं इसलिए जवाब नहीं दिया था। खैर, a taxi firm raises fares at the busiest time as much as 5 times the normal fare. Taxi drivers and consumers are notified of the change by mobile phone. What will result from this policy? फेयर्स बढ़े हैं, मैसेजेस जा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी अबाउट चेंजेस इन चेंजेस के बारे में। अच्छा जी, ऑप्शन ए, इट विल बी लेस लाइकली दैट देयर इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या प्राइस बढ़ी है, डिमांड सप्लाई के थ्रू ही होती है। पोटेंशियल कंज्यूमर्स विल हैव लेस परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, गलत बी ऑप्शन, उनको सेल फोन पे मैसेज आ रहा है। मार्केट सरप्लस विल बिकम शॉर्टेज, प्राइस बढ़े तो सरप्लस होता है, शॉर्टेज नहीं होती, तो ये गलत है। सप्लाई ऑफ टैक्सी राइड्स विल बिकम मोर प्राइस इलास्टिक, 5 टाइम्स फेयर बढ़े, बहुत सारी टैक्सीज राइड अपने आप को देने आ जाएंगी। जब फर्म ज़्यादा होती हैं तो सप्लाई प्राइस इलास्टिक हो जाती है। एवरीवन क्लियर? ऑप्शन डी, डेविड। जी बेटे। इसलिए बेटे, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, ये क्वेश्चन बुरा बना हुआ था। ठीक है, फेयर्स बढ़ाए हैं बिजिएस्ट टाइम में, माइंड आपका ले गए पीडी इन इलास्टिक की तरफ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए कस्टमर्स को भी, टैक्सी ड्राइवर्स को भी। रिजल्ट क्या होगा? फेयर बढ़ने से डिसइक्विलिब्रियम तो नहीं आने वाला, पोटेंशियल कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन भी इम्परफेक्ट नहीं होने वाली, मार्केट सरप्लस नहीं, शॉर्टेज नहीं, सरप्लस बनेगा, तो डी बच गया ना। तो हम अज्यूम कर रहे हैं प्राइस बढ़ने से सप्लाई कर्व ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा, बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगी। दैट्स व्हाई इट वाज अ बैडली मेड क्वेश्चन। गॉट इट? जी बच्चों, let's now another question. Following a 10% depreciation in the value of pound sterling. हाँ जी। ओके, ये वाला बड़ा आसान है बेटे, मैंने आपको आंसर भी भेजा था शायद। अ थिएटर इंक्रीजेज। ओके, शायद भूल गए आप, ग्रुप में नहीं लगाते ऐसा ना, आपसे मेरा मसला है। ग्रुप में जो बच्चा आपसे नहीं लगाएगा, मुझे आपको अंदाजा नहीं, मेरे पास 1 मिनट में 10 क्वेश्चन में आ रहे होते हैं। सो अगर वो भी बगैर ऑप्शन के और इंडिविजुअल विंडोज में आए, अब आपने भेज दिया है, चले मुझे दोबारा हाईलाइट करके भेज दीजिएगा। एक थिएटर ने प्राइस बढ़ाई 10 to 15, एज अ रिजल्ट टोटल रिसीट्स यानी रेवेन्यू डिक्रीजेस फ्रॉम 10,000 to 6,000। विद इन व्हाट रेंज डज पीईडी फॉर द थिएटर टिकट लाइज? हमें प्राइस चेंज तो उसने दे दी है, उसमें कितना चेंज आया 10 से 15, कितने परसेंट मुझे बताएं हसन, कैलकुलेट करें। 10 से 15 कितने परसेंट प्राइस बढ़ी है? अभी तक तुम्हें इतना नहीं आता? 50%, या 5/10 इंटू 100, 50% बढ़ी है। अब पी पीडी निकालने के लिए हमें क्वांटिटीज चाहिए। रेवेन्यू का फॉर्मूला माइंड में लाओ, रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। रेवेन्यू 10,000 था, प्राइस 10 थी, क्वांटिटी कैसे निकलेगी? रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करके। 10,000/10, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? 1,000। फिर 6,000 से मुझे क्वांटिटी निकाल के दिखाओ। रेवेन्यू 6,000 है और प्राइस 15 है, कितनी क्वांटिटी होगी? 400। तो 1000 से 400 पे आ गई, कितना चेंज है? 600/1000 इंटू 100, 60%। ऊपर 60 आया, नीचे 50 आया। ऑप्शन सी 1.2। समझ आ गया मेरा बेटा? रेवेन्यू में से जब भी अगर आपको रेवेन्यू दिया है ना, आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं और प्राइस भी, अगर दूसरे में से एक फिगर दिया हुआ है आपको। करके दिखा दूं या क्लियर है? जी, और कोई बच्चा जी? कोई क्वेश्चन? ये following a 10% depreciation in the value of pound sterling, a UK exporter leaves the price of good, uh, क्या उसको बोलते हैं, unchanged in US market, other things being equal। ठीक है, what will be the effect on revenue measured in sterling obtained by the manufacturer from the sales in US? ये सिर्फ अंग्रेजी की गेम थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 10% पाउंड जो है डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुआ है। यूके का एक्सपोर्टर, डॉलर प्राइस उसने अपनी यूके की यूएस की मार्केट में चेंज नहीं की, तो यूएस मार्केट में रेवेन्यू पे कोई असर नहीं आएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब वो पाउंड में कन्वर्ट होगा तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू
10% पाउंड डेप्रिशिएट हो चुका है, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू विल, बताएं मुझे। हाँ हाँ, नहीं समझे आप। लेट्स पुट सम वैल्यूज। 100 डॉलर की चीज थी, 100 डॉलर की चीज थी, उसने 100 डॉलर ही प्राइस रखी, पहले भी 10 यूनिट बिक रहे थे, अब भी 10,000 रेवेन्यू आ रहा है डॉलर्स में, 1000 डॉलर। लेकिन पाउंड 10% डिप्रीशिएट हो गया, तो पाउंड तो ज्यादा मिलेंगे ना उसको, तो रेवेन्यू इन पाउंड उसका इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया बच्चे कि नहीं? खामोशी मीन समझ आ गया? प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन। ये सारे आ गया, ये सारे हो गए। अब मुझे बताएं मेरे बेटे, आप लोगों का कहीं है ना आपके क्वेश्चंस थे कुछ? एना का ग्रुप कहाँ है? ग्रुप पे ही है ना? ओके लेट मी सी, आपका ओपीएफ अब कहीं नीचे चला गया है शायद। ग्रुप टू, ग्रुप वन, नीचे मैं आपको मैसेज करता हूँ। तो चले, वैसे मैं वैसे भी ढूंढ सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस तरह जा रहा हूँ। लेट्स डू इट, ढूंढ लेते हैं वैसे ही। ये जी, 4 क्वेश्चंस हैं। आई होप यू सेंड द ऑप्शंस जैसे आप करते होते हो जी। कंपैरेटिव एडवांटेज मैंने कल क्लास में करवाया था, आप लोगों ने किया था मेरे साथ, है ना कि नहीं? आई थिंक द सेम क्वेश्चन करवा दो। मैं करवाता हूँ। टेबल इंडिकेट्स द फैक्टर इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस wheat and cars in country X and Y. यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट्स टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ wheat, कंट्री एक्स में 4 फैक्टर प्रोडक्शन के आवर्स या वटेवर चाहिए, और यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स इनपुट्स टू प्रोड्यूस 1 कार 2, कंट्री वाई में 8 और 6 है। अब कंट्री एक्स को किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है? वीट में, ठीक है। और कंट्री वाई को किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है? बताइए मुझे। नहीं अच्छा, वीट में, एक मिनट एक मिनट। कंट्री एक्स को 4, अच्छा 4 चाहिए इसको टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ वीट, और उसको सिर्फ 2 चाहिए। तो लेट मी वर्क ऑन दिस क्वेश्चन। शायद मैंने क्लास में भी गलत करवा दिया, मैंने ये नॉर्मल क्वेश्चन करवा की है। I'll send you all a feedback on this question. I'll need a couple of minutes on it, ठीक है? मैं आराम से करके आपको भेजूंगा जी। अब आ गया नेक्स्ट, व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू चेंज इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज टर्म्स ऑफ ट्रेड? टर्म्स ऑफ ट्रेड आर सिंपली रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ए क्यों गलत है? इट्स लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी लगेंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होंगी। इट्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर हमारा ज़्यादा है दूसरे कंट्री से, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव। डी एज इन डेविड, अकरेंस ऑफ रैंडम सप्लाई शॉक्स, सप्लाई कभी लेफ्ट पे शिफ्ट हो रही है, कभी राइट पे, प्राइस चेंज हो रही है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्राइस भी चेंज होगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होगी। स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 250 रुपीज़ पर डॉलर पे फिक्स कर दिया, अब हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं होगी बेटे। समझ आ गया? या ये तो बहुत आसान है। हाँ जी हाँ जी। वापस आता हूँ, प्रोडक्टिविटी से आप मुझे बताओ, लेबर अगर प्रोडक्टिव हो जाए तो क्या शिफ्ट होता है? तो हमारी गुड्स सस्ती हो गई, एक्सपोर्ट सस्ती हुई, इंपोर्ट्स हमें महंगी लगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड तो चेंज होंगी ना, वर्सन होंगी लेकिन चेंज तो होंगी ना। या बाकी स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट से कोई प्राइस पे फर्क नहीं आएगा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की। जी मेरे बेटे, अब देखिएगा, जीरो से निकला हुआ हर कर्व 45 डिग्री लाइन होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी की तरह, यानी बराबर दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए एक्स वाई एंड जी आर ऑल प्रोपोर्शनल टैक्सेस नो मैटर व्हाट द शेप। समझ आ गया? परसेंटेज चेंज इन टैक्स विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। एनी कंफ्यूजन? नहीं बेटे, जीरो से निकल रहा है ना, थोड़ा सा तो इनकम आगे करता तो मैं मानता प्रोग्रेसिव, जीरो से निकला हुआ मैथमेटिकली प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, प्रोपोर्शनल होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस ओके बेटे, वो यूं होगा, देखो
अमूमन हमेशा देयर इज अ टैक्स फ्री ब्रैकेट, तो यूं प्रोग्रेसिव टैक्स जाता है, रेट ऑफ टैक्स, सॉरी परसेंटेज ऑफ टैक्स, और इधर इनकम, इनकम बढ़ती गई, टैक्स का रेट बढ़ता गया। समझ आ गया? जीरो से निकला हो तो प्रोपोर्शन। जी बेटे अमना, आप खुद बताएं कैसे बनाऊं। इधर आ गया परसेंटेज ऑफ टैक्स, इधर इनकम, इनकम बढ़े टैक्स को क्या होना चाहिए, रेट को रिग्रेसिव है, इनकम बढ़े टैक्स रेट बनाएंगे, और प्रोपोर्शनल को आप या यूं बना देंगे या जीरो से निकाल देंगे। गॉट द पॉइंट? यस, ऑल राइट। तो ये आ गया जी आपका ये वाला। उसके बाद अच्छा जी, डायग्राम शोज एन इकोनॉमीज पीपीसी, 1000 कंज्यूमर गुड्स बन सकती हैं या 50 कैपिटल गुड्स। इट हैज बीन एम्प्लॉइंग इट्स रिसोर्सेज इन द रेशियो ऑफ 80% फॉर कंज्यूमर गुड्स, यानी 800 वो बन रही होंगी, एंड 20% ऑफ कैपिटल गुड्स, 50 का 20% 10 वो बन रही होंगी। व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ इट डिसाइड्स टू डबल इट्स आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स। मैं दोनों लगा ही देता हूँ ताकि हमें, ओ इधर तो मेरा पेन ही काम नहीं करेगा। चले पहले 800 कंज्यूमर गुड्स एंड 20% लगा रहा था कैपिटल गुड्स पे, वो बन रही थी 10, 50 का 20%। अब उसने कैपिटल गुड्स पे डबल किया है, वो बनेगी 40% यानी 20, और जो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स हैं 60% उस पर लगेगा, 600 वो बनेगी, तो 800 से 600। दिखा दूं आपको ये ड्रॉ करके, मैंने मेंटल क्लिक किया है सब कुछ, अगर आप कहते हैं तो मैं ड्रॉ करके दिखा दूं। ओके, अभी भी करता हूँ। मुझे खुद बड़ी सेंस बन रही थी लेकिन आप लोगों को नहीं आया तो दोबारा करते हैं। ये देखो बेटे, इनिशियल उसने हमें क्या बोला है कि भाई 80% कंज्यूमर गुड पे 1000 का 80% 800, एग्रीड, और 10% है कैपिटल गुड्स पे, 50 का 20%, सॉरी 50 का 20%, 50 इंटू 20/100 या 50 इंटू 0.2, 10 गुड्स। अब उसने क्या किया, डबल आउटपुट कर दी कैपिटल गुड्स की 20, ठीक है, यानी 40% रिसोर्सेज लग रहे हैं अब कैपिटल गुड्स पे, 60% उस पे लगेंगे और वो 600 बनेगी। आर यू क्लियर ऑन दिस? लॉस ऑफ 2000 कंज्यूमर गुड्स, 200 कंज्यूमर गुड्स। जी बेटे, आता हूँ उस पे आता हूँ। मुझे बताइए ये समझ आ गया है ना एवरीवन? अब्दुल अहद, सबको समझ आ रहा है ये? प्लीज शाय ना होइएगा, आखिरी रहते हैं, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। फिर खामोश क्यों थे आप? देखा, मुझे बताओ इनिशियली उन्होंने क्या कहा, 80% ऑफ कंज्यूमर गुड्स पे लगा रहा है, 1000 का 80% 0.8, 800 बन रही होंगी ना, ऐसे ही है ना, और 20% वो लगा रहा था कैपिटल गुड्स का, तो 50 का 20% 10 बन रही होंगी, तो मैंने 800 और 10 का कॉम्बिनेशन बना दिया। बात समझ आ रही है? यहां तक समझ आई अब्दुल्ला? आई नीड सम रीट्रेशन। ओके, अब उसने क्या कहा है, उसने आउटपुट कैपिटल गुड्स की डबल की है, 10 से 20, यानी कितने रिसोर्सेज, पहले 20% रिसोर्सेज है वो 10 बन रहा था, अब कितने रिसोर्सेज लग रहे होंगे? मेरे बेटे डबल की आउटपुट, रिसोर्सेज भी डबल हो रहे होंगे ना, कितने लग रहे हैं रिसोर्सेज? कितने? पहले 20 लग रहे थे, अब डबल किया, 20 का डबल क्या होता है? अब तो बात क्या कर रहे हो बेटे? 40%, 40% इस पे लग गया, 60 अब लगेंगे कंज्यूमर गुड्स पे, तो 1000 का 60% विल ओनली बी 600, 200 कंज्यूमर गुड्स हमें गिव अप करनी पड़ेगी, 800 की जगह अब 600 बनेगी। अब्दुल्ला समझ आ रहा है बेटे आपको? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि 20 का डबल क्या होता है, आपको वो भी नहीं आया? फाइन, चले जी, लेट्स मूव ऑन।
ये हो गया जी। अच्छा, और क्वेश्चन एना के ख़त्म हुए। और राइट, फासिया ने भी बोला था कि मैंने रावी में एक क्वेश्चन भेजा है। बल्कि हमना का भी क्वेश्चन वो हो गया था। फासिया ने रावी में भेजा है। उप्स उप्स उप्स, ये डिलीट कर दिया आपने? नहीं, चलिए ठीक है ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हैदर अली हाशमी का भी मैंने देखना है, बोथ सीज। जी ये देखें, मई जून 12 वाला। द यूके experienced a growing deficit in the trade in its trade in goods during 2003 to 2007, but it also had a stable exchange rate. What could have explained why the trade deficit failed to cause exchange rate to change? Most probably इन्होंने फिक्स किया होगा, या बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस। Investment income earned by foreigners in the UK was greater than that earned by UK residents on assets. बेटे अब आपको ये नहीं आएगा, इसमें तो फाइनेंशियल अकाउंट का पूरा जिक्र है। समझ रहे हो? आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने पढ़ा ही नहीं हुआ। दैट्स व्हाई यू कांट सॉल्व इट। समझ रहे हो? A2 वाला बच्चा कोई करे इसको, है ना? देखो जरा। आ गया था ना, बस ठीक है। उसमें वो पोर्टफोलियो वगैरह उनको समझ आ जाता है, वो कर लेते हैं। हैदर साहब के दो क्वेश्चंस कौन से हैं? हैदर अली हाशमी, why is it that a country's balance of payment must always balance? बट इसके तीन अकाउंट्स होते हैं, एक में डेफिसिट हो तो दूसरे उसके सरप्लस हो सकते हैं। सो ऑप्शन बी, वन नो 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 नो, ऑप्शन सी, करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये भी A2 में अब चला गया। 22, विच आर्ग्यूमेंट फॉर प्रोटेक्शन वुड। जी जी जी। बी, सी सी, सी फॉर क्या? क्या चीज? नहीं नहीं, बी तो हो ही नहीं सकता बेटे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ बेटे, मैंने आप A2 वालों को तो इस सवाल नहीं पूछना चाहिए। फाइनेंशियल और करंट अकाउंट का एक रिलेशनशिप है। जब भी फाइनेंशियल अकाउंट में इनफ्लो ज़्यादा होती है मल्टीनेशनल्स वगैरह की, करंट अकाउंट में आउटफ्लो शुरू हो जाती है। तो करंट अकाउंट कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट से बैलेंस हो रहा होता है। इवन गवर्नमेंट बैलेंस ना भी करे, ओवर टाइम इन मेनी ईयर्स ये खुद ही बैलेंस होएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटे भी, आपने रो पेपर में देखा होगा। समझ आ गया बेटे? Number 22. Which argument for protection would be most relevant if government of country X decided to exercise voluntary export restraints in trade with country Y? पहले ही देख लेते हैं। Voluntary export restraint, आप खुद अपनी exports कम कर रहे हैं। तीन रीजन होती हैं, या तो आप चाहते हैं कोई नेसेसिटी गुड आपके मुल्क में रहे, लोग भूखे ना मरे, फूड या क्लोथिंग वगैरह कम ना हो, या फिर आप चाहते हैं कोई एसेंशियल रॉ मटेरियल आपके मुल्क में रहे, आपकी फैक्ट्रीज के पास रहे, बाहर ना जाए, या फिर आप दूसरे कंट्री से सुलह करना चाह रहे हो जानबूझ के अपनी एक्सपोर्ट्स कम करके, जैसे चाइना ने कुछ कंट्री के साथ किया है। सो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? इसमें कोई भी नहीं है। वुड अचीव एन इमीडिएट करेक्शन, नहीं। वुड cause the level of GDP, नहीं। respond, help negotiate, हाँ। C, voluntary export restraints would help to negotiate improved trading conditions between X and Y। चाइना से बहुत सारे कंट्रीज नाराज थे, उसने जब एक्सपोर्ट्स अपनी कम की तो वो उससे राजी हो गए। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? अब मुझे बताएं, कल की है हमारी आखिरी रात, ठीक है? मुझे ज़रा समझाएं आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से भेजें, ऑप्शन समेत, ठीक है? और देखो बेटे, इसने लिखा हुआ है बोथ आर सी, ठीक है? तो बी नहीं हो सकता था जो आप बोल रहे थे ना, है ना? ठीक है। तो आप लोग या तो मुझे क्वेश्चन बड़े तरीके से भेजें, या फिर यूं करें, क्या उसको बोलते हैं, अ, 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 मैं आपको कुछ टॉपिक्स करवा दूं, जैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पे आज काफ़ी बात हो गई है। कुछ टॉपिक्स आपके माइंड में है जिन पे मजीद रीट्रेशन? एक्सचेंज रेट की मैं दो वीडियोस भेज रहा हूँ बेटे, एक्सचेंज रेट में दो वीडियोस भेज रहा हूँ आपको। जी जी बोले। पीपीसी पीपीसी, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। चले टॉपिक रिवाइज करवा दूं, आप कहते हो? चलिए मैं आपको टॉपिक रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद कल हमने 7 क्वेश्चन करने भी थे बाकी के कंपैरेटिव एडवांटेज के, तो उसमें वो आप ही जाएगा, ठीक है? जी बेटे, जी अब्दुल्ला। अभी मैं बनाऊंगा, मैं सुबह उठ के बनाऊंगा।
11-12 बजे तक लग जाएंगे इंशाल्लाह। 50 क्वेश्चन है तो सारी बातें मुझे 2 हिस्सों में करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, हैव अ गुड डे। ये मैं पहले रिकॉर्डिंग अपनी सेव कर लूँ, लास्ट टाइम की तरह ज़ाया ना हो जाए।